Hello students, a very good morning to all of you and welcome again history classes. Students, in class 11th history we started our chapter displacing indigenous people. हमने शुरू किया था indigenous people. It means जो नेटिव लोग हैं वहां के उनका विस्थापन, यानी कि मूल निवासियों का जो विस्थापन था वो किस प्रकार से हुआ। और इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया के पार्ट की, कि नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से जो नेटिव पीपल थे वहां के, उनको किस प्रकार से उनके स्थान से हटाया गया बाय द फॉरेन पावर्स। जो विदेशी ताकतें वहां पर कैप्चर करने के लिए आई थी, उन्होंने किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और जो नॉर्थ अमेरिका की अलग अलग कम्युनिटीज थी, जो वहां पे बसने वाले लोग थे, वहां पर रहने वाले लोग थे, उनको किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेजना शुरू किया, या वहां से कह सकते हैं कि बिल्कुल ही उनके जो मूल निवास था वहां से डिस्प्लेस कर दिया था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर यूरोपियन इमिग्रेशन टू अमेरिका। हमने प्रीवियस वीडियो में रीड कर लिया था कि किस प्रकार से कौन सी सेंचुरी से लेकर किस सेंचुरीज तक जो फॉरेन पावर्स थी, यूरोपियन पावर्स थी, वो वहां पर सेटल होने के लिए चली गई थी। साथ में नॉर्थ अमेरिका की जो कम्युनिटीज थी, 3 से 4 कम्युनिटीज, मैंने उनके आपको नाम बताए थे। तो अब उसके बाद बात आती है कि जो यूरोपियन पावर्स थी वो क्यों जा रही थी वहां पर, कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ उनको जाना पड़ा या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ उनको जाना पड़ा। तो इसके बहुत सारे रीजन थे उनके वहां पर जाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिसिक्यूशन, एक तो धार्मिकता का अपना प्रचार करने के लिए, कि जो यूरोपियन पावर्स थी, यूरोप के लोग थे, चाहे वो पुर्तगाल के, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, कहीं से भी हो, सभी के सभी जो उनकी क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था, उनका जो धर्म था, ईसाई धर्म, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने नई नई जगहों को खोजना शुरू कर दिया था। उसके बाद सेकेंड इज सम ऑफ द माइग्रेट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स हु वुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी। अब इसमें अमेरिका और इससे इंग्लैंड और जो फ्रांस था, वहां से बहुत सारे ऐसे पीपल थे जो अमेरिका की तरफ जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे यंग लोग थे जिनको क्या कर दिया गया था कि जो उनकी इनहेरिटेड थी, उनके फादर्स की जो प्रॉपर्टी थी, उनसे बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया था, यानी कि उनको वहां से कह सकते हैं कि बेदखल कर दिया गया था उनकी प्रॉपर्टी से। तो एक ये भी रीजन था कि वो लोग जब उनको वहां से हटाया गया तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि उन्होंने नए नए स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। और जब उन्हें इनके बारे में पता चला, नए स्थानों के बारे में पता चला, तो उन लोगों ने इनका इन्वेंशन करने के लिए वो लोग भी यहाँ पे चलना शुरू हो गए। Third, those who had lost their lands to big farmers and wanted farm they could own. अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास वहां पर जमीन नहीं थी। अब जमीन नहीं थी तो बहुत सारे लोगों ने क्या शुरू किया कि उन्होंने जो लैंड ओनर्स उनकी जमीन को ले चुके थे या जो अपनी जमीन को खो चुके थे, उन्होंने भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, बाकी लोगों के साथ साथ, बाकी लोगों को देखने के लिए उनके साथ वो सभी चलते। तो ये सारे रीजन्स थे किस चीज के, यूरोपियन इमिग्रेशन टू अमेरिका। अमेरिका की तरफ लोग क्यों जा रहे थे? रिलीजियस का, अपने जो धार्मिकता थी उसका प्रचार करने के लिए। बहुत सारे लैंड ओनर्स ऐसे थे जिनकी जमीनें जा चुकी थी, उनके पास यानी कि काम करने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। इसके बाद आता है हमारा कनाडा एंड यूएसए। अब नॉर्थ अमेरिका में 2 इंपोर्टेंट मैंने कंट्री आपको बताई थी, यूएसए और कनाडा। तो ये 2 यूएसए और कनाडा एक कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका के इतने बड़े कंट्री थे कि जिनके ऊपर जो फॉरेन पावर्स थी उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया था। तो कनाडा एंड यूएसए केम टू एग्जिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। अब इनके जब एग्जिस्टेंस की बात आती है, इनके अस्तित्व की बात आती है, तो वो स्टार्ट हुआ था इनका 18th सेंचुरी से। क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट था, जब हम मैप पे अपने कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं तो उनमें जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा पार्ट था, उसमें जो अपर पार्ट है हम देखते हैं कि कनाडा है, और नीचे वाला जो पार्ट है बड़े कंट्री के रूप में वो है यूएसए। तो इसी प्रकार से जो इनका एग्जिस्टेंस था वो 18th सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच लेटर इंग्लिश ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिकेम कनाडा। अब देखो कनाडा का जो पार्ट था उसका नाम कनाडा किस प्रकार से बना, और कौन सी जो यूरोपियन पावर थी जिसने कनाडा के ऊपर कैप्चर किया हुआ था। तो इसमें था पहले कि सबसे पहले तो इसके ऊपर कैप्चर किया था फ्रांस ने कनाडा वाले पार्ट के ऊपर कैप्चर किया, और फिर बाद में वो इनके हाथों में आ गया, इंग्लिश ब्रिटिशर्स लोगों के हाथों में आ गया, और इस एरिया का जो नॉर्थ अमेरिका का अपर पार्ट था बिकेम कनाडा।
तो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका का अपर पार्ट था, पहले फ्रेंच थी जो पावर, उसका कैप्चर था वहां पे। उसके बाद धीरे धीरे वो उनके हाथों से निकलकर कहाँ पे आ गया, ब्रिटिशर्स लोगों के हाथ में आ गया, इंग्लैंड के पास आ गया और इसको नाम दे दिया गया कनाडा। और ये बात कर रहे हैं हम 18th सेंचुरी के आसपास वाले, 18वीं शताब्दी के आसपास नॉर्थ अमेरिका में दो बड़े कंट्रीज के रूप में। उसके बाद आता है इंग्लिश ऑक्यूपाइड एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिकेम यूएसए। इट मीन्स कि ब्रिटिशर्स लोगों ने जिसको ऑक्यूपाइड किया हुआ था नॉर्थ अमेरिका के जिस पार्ट को, उसको नाम दे दिया गया था यूएसए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के आसपास वाला जो एरिया था उसमें किस प्रकार से कनाडा और जो किस प्रकार से यूएसए है उनका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आसपास। कि जो कनाडा का जो कंट्री था उसके ऊपर पहले कैप्चर किया हुआ था किसने, फ्रेंच लोगों ने। फ्रेंच के बाद से फिर वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकल के किसके पास आ गया, ब्रिटिशर्स लोगों के पास आ गया, इंग्लैंड के पास आ गया और उसको नाम दे दिया गया कनाडा। उसके बाद यूएसए की बारी आती है कि यूएसए नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट था वो किसके ऊपर था, इंग्लिश लोगों का उसके ऊपर ऑक्यूपाइड था और उसका बिकेम क्या बन गया, वो फिर यूएसए बन गया। उसके बाद आती है स्लेवरी इन यूएसए। अब हम बात करते हैं इसमें यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की, कि अमेरिका में बहुत लंबे टाइम तक कह सकते हैं कि जो स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा का बहुत ज्यादा वहां पे बोलबाला था। तो क्या हुआ कि अमेरिका में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री में आपस के जो स्टेट है, आपस की जो कम्युनिटीज हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाए तो इस चीज को नाम दिया जाता है सिविल वॉर। इट मीन्स गृह युद्ध, यानी कि अपने ही कंट्री के बीच, अपने ही लोगों के बीच जब लड़ाई झगड़े शुरू होने की जो सिचुएशन आती है तो उसको नाम दिया जाता है सिविल वॉर। तो यही एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था अमेरिका में किस टाइम पीरियड के दौरान, 1861 से लेके 65 तक का टाइम पीरियड था इनका, 1861 से लेके 1865 तक। तो इसमें क्या हुआ कि अमेरिका में जब सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, सिविल वॉर के स्टार्ट होने के क्या कॉजेस थे कि वहां पे स्लेवरी सिस्टम था, दास लोग थे, बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन लोग भी थे जो अमेरिका में जाकर बस गए थे, यानी कि जिनके पूर्वज थे वो अफ्रीका से जाके अमेरिका बस गए थे। उनको किस कैटेगरी में रखा गया था, ब्लैक लोगों की कैटेगरी में रखा गया था उनको। तो इसके कारण क्या हुआ कि जब उन्होंने राइट्स की मांग शुरू की, व्हाइट लोगों के साथ बराबर खड़े होने की बात की, स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने की बात की, तो वहां पर क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हुआ बिटवीन द स्टेट्स दैट वांटेड टू रिटेन स्लेवरी एंड दोज सपोर्टिंग एबोलिशन। इट मीन्स सिविल वॉर स्टार्ट हुआ उन स्टेट्स के बीच में जो स्टेट एक तो चाहते थे कि जो स्लेवरी सिस्टम है वो कंटिन्यू चलता रहे, दूसरे स्टेट ऐसे थे जो स्लेवरी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, इट मीन्स, और दूसरे ऐसे थे कि उसको एबोलिशन करना चाहते थे, उसका उन्मूलन करना चाहते थे, स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। तो इसी बात को लेकर हम बात कर रहे हैं यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। इट मीन्स स्लेवरी सिस्टम की 1861 से 65 तक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ स्लेवरी सिस्टम को लेकर। स्लेवरी सिस्टम में क्या डिसीजन लिया गया कि एक तरफ वो स्टेट आए जो कि जो स्लेवरी सिस्टम था उसको खत्म करना चाहते थे, दूसरे वो स्टेट भी थे जो कि इसके सपोर्ट में थे और वो क्या चाहते थे कि जो ये स्लेवरी सिस्टम है वो कंटिन्यू हमारे यहाँ पे चलता रहे। अब उसके बाद आती है अगेंस्ट स्लेवरी। अब हम जब यूएसए में बात करते हैं कि अगेंस्ट स्लेवरी की दास प्रथा के अगेंस्ट में कौन सा पार्ट था अमेरिका का, तो वे थे नॉर्दर्न स्टेट, यानी कि उत्तरी जो स्टेट थे, नॉर्दर्न स्टेट। हम बात करें यूएसए की, यूएसए में जो इसके नॉर्दर्न स्टेट के जो पार्ट थे वो क्या थे, वो अगेंस्ट में थे स्लेवरी को। इट मीन्स वो स्लेवरी सिस्टम को खत्म करना चाहते थे। साथ में सपोर्टेड कौन थे स्लेवरी सिस्टम के, वो था साउदर्न पार्ट, यानी कि साउदर्न जो स्टेट थे, जितने भी यूएसए के साउदर्न स्टेट थे वो चाहते थे कि स्लेवरी सिस्टम को कंटिन्यू रखें, नॉर्दर्न स्टेट चाहते थे कि जो स्लेवरी सिस्टम है उसको खत्म कर दिया जाए। तो इसी बात को लेकर इनके बीच में अमेरिका में क्या स्टार्ट हो गया था, सिविल वॉर बिटवीन 1861 टू 65। अब उसके बाद आता है इसमें जो नॉर्दर्न स्टेट थे वो जीत गए, यानी कि जो स्लेवरी सिस्टम था, और नॉर्दर्न स्टेट क्या चाहते थे, किसके थे, वो अगेंस्ट थे स्लेवरी सिस्टम के। तो नॉर्दर्न जो स्टेट थे वो इसमें जीत गए और एबोलिशन हो गया स्लेवरी सिस्टम का यूएसए से 1865 में। 1865 में जब मैंने आपको बताया कि
उसमें सिविल वॉर जब स्टार्ट हुआ 1861 से 65, तो सिविल वॉर बंद कब हुआ? 1865 में। और किस बात के साथ हुआ? स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड। इट मीन्स दास प्रथा वहां से खत्म कर दी गई। ये बात हो रही थी यूएसए की, बट इसमें जो अफ्रीकन लोग हैं, अफ्रीकन जो लोग थे, उनको जो स्लेवरी सिस्टम से जब कह सकते हैं कि आजाद किया गया, तो वो टाइम पीरियड धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आ गया था 19th सेंचुरी के आसपास की बात। तो उसमें कहते हैं कि उन लोगों को बाद में, बट जो यहाँ के नेटिव्स लोग थे, तो उन लोगों को स्लेवरी सिस्टम से खत्म कर दिया गया था 1865 में। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने बात की यूएसए की, कि यूएसए के ऊपर कौन सी पावर थी जो कैप्चर की हुई थी। साथ में कनाडा के बारे में हमने देखा कि कनाडा के ऊपर कौन सी पावर्स कैप्चर की हुई थी। अब उसके बाद एक मेन सिस्टम था अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम का, दास प्रथा के अंत का। तो वहां पे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ इसके अगेंस्ट में, नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट के बीच में। साउदर्न स्टेट इसमें जीत गए और वो किसके फेवर में थे? स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने के। तो इस पे क्वेश्चन आपका पुट होता है कि स्लेवरी सिस्टम को कब एंड किया गया यूएसए से? 1865 में। उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा की। एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री के बारे में हम रीड कर चुके हैं, यूएसए के बारे में, नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें, और सेकेंड इज कनाडा। In 1763, Canada had been won by the British after a war with France. अब देखो, सबसे पहले जो कनाडा था उसके ऊपर मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने कैप्चर किया हुआ था, और उसके बाद जब ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में एक वॉर हुआ, तो ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस से वो वॉर जीत के, और जो कनाडा था उसके ऊपर अपना कैप्चर वहां पे शुरू कर दिया। In 1865, this problem was solved by organizing Canada as a confederation of autonomous state. अब उसके बाद क्या हुआ कि जो एक प्रॉब्लम उनके बीच में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में चलती जा रही थी, उसका सॉल्यूशन निकाला गया। किस प्रकार से कि जो कनाडा है उसको एक स्टेट के रूप में बना दिया गया, अलग स्टेट के रूप में या अलग कंट्री के रूप में, और वो भी कैसे? ऑटोनमस स्टेट के रूप में। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो कैप्चर किया हुआ था ब्रिटिश लोगों ने, फ्रेंच से इसको लिया था कनाडा को, और इसको एक अलग कंट्री के रूप में उन्होंने मान्यता दी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि नेटिव पीपल्स लॉस्ट देयर लैंड्स, कि किस टाइप से, किस प्रकार से जो नेटिव पीपल्स थे यूएसए और कनाडा यानी कि नॉर्थ अमेरिका के, उन्होंने अपनी अपनी जो लैंड्स थी, जमीनें थी, उनको खो दिया था, यानी कि उनको बेदखल कर दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया था गया था वहां से। तो हम बात करते हैं यूएसए की। इन द यूएसए एज सेटलमेंट एक्सपेंडेड द नेटिव्स वर इंक्लूडेड ऑन फोर्स टू मूव। अब जब यूएसए के ऊपर कैप्चर किया गया बाय द ब्रिटिश, तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो सेटलमेंट था उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने एरियाज को उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स लोगों ने, कि बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब अपने एरियाज को बढ़ाएंगे तो वहां के जो नेटिव लोग हैं उनको क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे अपने स्थान से। तो यही एक रीजन था कि यूएसए में जब सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, एक्सपेंड होना, तो जो नेटिव लोग थे उनको फोर्स किया गया। इट मीन्स कि उनको वहां से बाहर भेजने की तैयारी की जाने लगी कि वो इस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर मूव कर जाएं। उसके बाद बात आती है द नेटिव्स वर लॉक्ड ऑफ इन स्मॉल एरियाज। अब क्या हुआ कि उन लोगों को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है, तो उन लोगों को एक स्मॉल एरियाज के रूप में वहां पे लॉक्ड ऑफ कर दिया गया। इट मीन्स कि उनको वहां पर ही, इससे आगे जाने की उनको परमिशन नहीं दी गई, कि एक एरिया उनके लिए रिजर्व कर दिया गया। एंड स्मॉल एरियाज कोल्ड रिजर्वेशन। इट मीन्स इसको नाम दे दिया गया, इस एरियाज को रिजर्वेशन का नाम दिया गया। रिजर्वेशन क्या थे? विच ऑफन वॉज लैंड विथ विच दे हैड नो अर्लियर कनेक्शन। रिजर्वेशन के रूप में उन एरियाज के बीच में उन सभी नेटिव्स लोगों को रोक दिया गया जिनके साथ पहले उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था। इट मीन्स उनकी जो ओन लैंड थी, उनकी जो नेटिव थी, जो उनकी कह सकते हैं कि जन्मभूमि थी, वहां से उन लोगों को निकाल के दूसरी ऐसी जगह के ऊपर उनको भेज दिया गया जहां पर उन लोगों का उस जमीन के साथ पहले कोई कनेक्शन नहीं था। और वो भी किस एरियाज में? एक स्मॉल एरियाज था, जहां से भी लोगों को, नेटिव पीपल्स को डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया जिन लोगों को, तो उनको एक स्मॉल एरिया के अंदर ही रोक के रखा गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करे अपने सेटलमेंट को, ब्रिटिशर्स लोग। तो इसके लिए क्या किया गया? उनको एक स्मॉल एरियाज में
एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन। इट मीन्स रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि ऐसी भूमि जिससे नेटिव लोगों का, वहां के मूल निवासियों का पहले कोई भी कनेक्शन नहीं था। Had no earlier connections. The USA Army cruised a series of rebellions from 1865 to 1819. जब नेटिव पीपल्स को वहां से हटाया जा रहा है, उन लोगों की जमीनें ली जा रही हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, तो ये एक नेचुरल सी बात है कि सभी लोग इसके अगेंस्ट में आएंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो यूएसए की आर्मी थी, उन्होंने क्या किया कि एक सीरीज ऑफ रेबेलियंस कि उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिए एक सीरीज से, और वो विद्रोह इनके चले 1865 से लेके 1890 तक के बीच में। उसके बाद कनाडा, देयर वॉज आर्म्ड रिवोल्ट, यहां पर भी रिवोल्ट किया गया। हम बात कर रहे हैं आज यूएसए की और कनाडा की, कि किस प्रकार से वहां के नेटिव पीपल्स को वहां से हटा के डिस्प्लेस कर दिया गया उनकी भूमि से। तो इसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया यूएसए में भी और कनाडा में भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के जो बड़े कंट्रीज हैं, जिसमें मैंने आपको बताया यूएसए और कनाडा, कि उसमें किस प्रकार से उनका एग्जिस्टेंस हुआ, कौन कौन सी ऐसी पावर्स थी जो उनके ऊपर कैप्चर किए हुए थी। कैप्चर करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे वहां से किस प्रकार से उनके जो इंडिजिनस पीपल थे उनको वहां से हटाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर कैप्चर करना शुरू कर दिया। अब इसमें हम नेक्स्ट में रीड करेंगे अबाउट द कम्युनिटीज, कि किस प्रकार से उन लोगों को किस टाइप से जब डिस्प्लेस किया गया तो किस प्रकार से उनको प्रॉब्लम फेस होने लगी, और किस प्रकार से उन लोगों ने रिवोल्ट करके अपनी अपनी जगह पर वापस आने की जो प्रोसीजर थी वो स्टार्ट की थी। तो चैप्टर में आज हमने रीड किया कि यूरोपियन इमिग्रेशन क्यों हो रहा था अमेरिका की तरफ। सेकेंड इज द ओरिजिन ऑफ कनाडा एंड यूएसए। उसके बाद अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ 1861 से लेके 65 तक। रिजल्ट क्या निकला इसका, स्लेवरी थी जो वो एबोलिस्ट की गई, यानी कि जो दास प्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद बात आती है कनाडा की, कि कनाडा के ऊपर कौन सी यूरोपियन पावर थी जिसने कैप्चर किया हुआ था, साथ में नेटिव पीपल को किस टाइप से किस प्रकार से डिस्प्लेस किया जा रहा है उनकी भूमि से। उसके बाद बात आती है कि जब डिस्प्लेस किया गया लोगों को वहां से, तो उन लोगों ने किस प्रकार से जो विद्रोह था वो वहां पे स्टार्ट कर दिया था। तो नेक्स्ट में हम वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से प्रॉब्लम फेस हुई सभी लोगों को, नेटिव्स को, और उन्होंने किस टाइप से विद्रोह किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।